मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसडी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नेट अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। साथ ही में उसमें हमने चालकों यानी कि कंडक्टर्स और कुचालक यानी कि इंसुलेटर्स के बारे में भी चर्चा की थी। हमने बात की थी कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन और कई अन्य पदार्थ हैं। इनकी चालकता यानी कि कंडक्टिविटी 10 मोह पर मीटर से 10⁻⁷ मोह पर मीटर ऑर्डर की होती है और प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी 10⁻⁻7 से 10⁻⁻1 ओम मीटर की ऑर्डर की होती है। ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इसकी कंडक्टिविटी चालकों से कम लेकिन इंसुलेटर यानी कि कुचालकों से ज़्यादा होती है। बैंड गैप भी यानी कि फॉरबिडन गैप भी यानी कि वर्धित ऊर्जा अंतराल भी चालकों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा और कुचालकों के रिस्पेक्ट में कम होता है। आज हम नेज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली अर्धचालकों को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, नेज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा अपद्रवी अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेट अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। अर्धचालक का जैसे हमने एग्जाम्पल दिया जर्मेनियम और सिलिकॉन का। गैलियम आर्सेनाइड भी एक अच्छा अर्धचालक है। तो यदि आप जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे हम बात कर रहे हैं, इन दो का ही एग्जाम्पल लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। यदि इसमें और कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है तो ये अर्धचालक नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। यदि इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये एक्सट्रिंसिक यानी कि अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जर्मेनियम एटम में यदि हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं यानी कि संयोजकता ऊर्जा स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। s कक्षक में 2 और p कक्षक यानी s ऑर्बिटल में 2
और p ऑर्बिटल में 2, यानी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार सिलिकॉन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम जानते हैं कि अष्टक यानी ऑक्टेट मतलब यदि वैलेंस एनर्जी लेवल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सबसे स्थायी अवस्था होती है एटम के लिए। तो हर एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की अवस्था लाना चाहता है, किंतु इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हटा सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से प्राप्त कर सकता है। यदि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो या ये अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स हटा देता और उससे पहले की जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचते। या यदि एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो दूसरे एटम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करके अपना ऑक्टेट यानी अष्टक पूर्ण कर सकता है। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए ये एक दूसरे से शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे यदि हम जर्मेनियम का एग्जाम्पल लें तो ये जो एटम्स हैं ये जर्मेनियम एटम्स हैं। तो जर्मेनियम के इसको हम देखें, जैसे ये जर्मेनियम का एटम अपने पड़ोसी नेबरिंग एटम से, ये भी जर्मेनियम के ही एटम्स हैं, ये स्फीयर्स जर्मेनियम के बताए हैं। तो ये एटम्स जो बड़े वाले स्फीयर्स हैं वो जर्मेनियम को शो कर रहे हैं या सिलिकॉन को। यदि आप जर्मेनियम देखें तो सारे ही एटम जर्मेनियम के होंगे, यदि आप सिलिकॉन की बात करें तो सारे ही एटम सिलिकॉन के होंगे। तो और ये जो है ये बंध वो बता रहा है, ये जो ब्लैक में है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं और ये जो बड़े स्फीयर्स हैं वो एटम्स को शो कर रहे हैं। तो यदि हम जर्मेनियम को देखें तो ये जर्मेनियम का एटम अपने नेबरिंग एटम से, पड़ोसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन की, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैसे ही ये एटम इस एटम से साझा कर रहा है, ये एटम इस एटम से साझा कर रहा है और ये इस एटम से साझा कर रहा है। इस तरह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी एटम से कोवलेंट बॉन्डिंग बनाकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट पूरा करते हैं, जिससे स्थायी अवस्था प्राप्त होती है। तो हम बैंड फॉर्मेशन में जैसे बात की कि जो ये वैलेंस बैंड है जर्मेनियम एटम का, यदि हम जर्मेनियम का एग्जांपल लें, और ये कंडक्शन बैंड है और बीच का फॉरबिडन गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। 0 केल्विन पर, यदि हम 0 केल्विन की बात करते हैं तो 0 केल्विन पर ये जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होता है। 0 केल्विन पर
बिल्कुल भी तापीय ऊर्जा यानी टेम्परेचर जनरेटेड एनर्जी नहीं होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके अपने बंध को तोड़कर कंडक्शन बैंड में आ सके यानी चालन बैंड में आ सके और चालन में भाग ले सके। इस कारण से यदि आप 0 केल्विन पर जर्मेनियम क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आपको कंडक्टिविटी यानी चालकता प्राप्त नहीं होगी, अर्थात इस स्थिति में ये अर्धचालक कंप्लीटली एक इंसुलेटर की तरह से यानी कुचालक की तरह से व्यवहार करेगा। किंतु जैसे ही आप तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और ये जो बंध हैं उन्हें तोड़कर उनसे हटकर चालन बैंड में जंप कर जाएंगे, क्योंकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करता है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करता है, तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान पैदा हो जाएगा, जिसे कि होल कहते हैं। यह जो रिक्त स्थान है ये बिल्कुल ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो। हालांकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, किंतु इसका व्यवहार इस तरह से होता है जैसे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसे हम होल कहते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया है कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। कोई दूसरा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करके यदि ये यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो ये होल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया और होल एक तरह से इधर आया है। तो इस तरह से लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो होल इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन यदि ये इलेक्ट्रॉन इस होल पर जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन ये है, लेकिन होल यहाँ क्रिएट हुआ है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे होल इस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये फील होता है जैसे जो होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, तो होल आपको नेगेटिव प्लेट की ओर बढ़ता हुआ फील होगा। तो इस तरह से होल ऐसा लगता है कि जैसे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आबंधों को तोड़कर कंडक्शन बैंड में जंप करते जाएंगे और रूम टेम्परेचर और होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में मिलेगा और होल वैलेंस बैंड में
क्रिएट होगा। रूम टेम्परेचर तक का इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़े इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके होते हैं और वो आपको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपको करंट यानी कि आपको कंडक्टिविटी देंगे। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी जो कंडक्टर्स हैं उनसे काफी कम होती है, इंसुलेटर्स से तो ज्यादा होती है। लेकिन नेट अर्धचालकों की यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, यानी कि जिनमें कि हमने किसी और अन्य एटम को डोप नहीं किया है, मतलब अन्य एटम को इसमें नहीं मिलाया है, कोई अशुद्धि नहीं मिलाई है, तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त होती है, चालन बैंड में बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होती है, जिससे अप्रिशिएबल अमाउंट में कंडक्टिविटी नहीं होती है। इनकी कंडक्टिविटी चालकों के रिस्पेक्ट में काफी कम होती है, हालांकि इंसुलेटर्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। नेट अर्धचालकों में जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य स्थित होता है। EF जो फर्मी ऊर्जा स्तर किससे की ऊर्जा EC माने कि कंडक्शन बैंड जो चालन बैंड है उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर EC है, और EV जो वैलेंस बैंड है यानी संयोजकता बैंड है उसका अधिकतम ऊर्जा वाला स्तर EV है। तो EC प्लस EV/2 होती है। यदि हम Ni कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को लें, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी नेट अर्धचालकों में यदि आवेश वाहकों की सांद्रता को Ni से प्रदर्शित करें और इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता को N से प्रदर्शित करें और होल्स की सांद्रता को P से प्रदर्शित करें, तो नेट अर्धचालकों में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni will be equal to N is equals to P, यानी जो नेट अर्धचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनकी संख्या वैलेंस बैंड में उपस्थित होल्स की संख्या के बराबर होती है। नेट अर्धचालकों में जो चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ताप जनित यानी टेम्परेचर जनरेटेड ही होते हैं और दोनों की संख्या बराबर होती है। एंड यहाँ जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है, उन इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता जो बंध तोड़कर मुक्त होकर चालन बैंड में पहुंचे हैं। और P क्या है? P होल्स की सांद्रता है जो कि वैलेंस बैंड में क्रिएट हुए हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N और P बराबर होते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन के और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन के और होल्स के कंसंट्रेशन के। तो N ये स्मॉल n ही है, ये गलती से कैपिटल N हो गया है।
तो Np इक्वल्स टू Ni²। N स्मॉल n है, स्मॉल n की जगह Ni लिख सकते हैं आप, P की जगह Ni लिख सकते हैं, तो Ni²। तो Np इक्वल्स टू Ni²। ये लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्यमान क्रिया का नियम कहलाता है। नेट अर्धचालकों के लिए Np इक्वल्स टू Ni² होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि अपद्रव्य अर्धचालकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।